तो स्कूलों में कोरोना की दस्तक एक बार फिर से महसूस की जा रही है। हम नोएडा की बात कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कुल 24 घंटे में आपको बताएं कि 65 नए मामले आ चुके हैं कोविड पॉजिटिव, जिसमें महज 19 स्टूडेंट्स हैं। 18 साल से कम उनकी उम्र है। नोएडा में बच्चों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में कुल 332 कोविड मामले हैं इस समय। हिमांशु शुक्ला और जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर नोएडा से। हिमांशु, कई मामले सामने आ गए हैं 24 घंटे के अंदर ही देखें तो 65 नए मामले, जिसमें 19 स्टूडेंट्स हैं। देखिए, पिछले अगर एक हफ्ते का आंकड़ा उठाए तो करीब 100 बच्चे अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। और जाहिर तौर पे ये बच्चे किसी ना किसी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अपने पैर दोबारा से पसार रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बच्चों की संख्या है, और सैकड़ा हो चुका है, यानी 100 बच्चे अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और इनमें स्कूल शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लंबे वक्त से न्यूज़ 18 इस तरीके का मुद्दा उठा रहा है कि बच्चे चपेट में आ रहे, उसके बाद से जिलाधिकारी ने भी कल स्कूल को गाइडलाइंस जारी की है, और उसमें कहा है कि हेल्प डेस्क जरूर बनाएं, इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। और इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, खैतान में सबसे ज्यादा अत्यधिक मामले आए थे 13। उसके बाद डीपीएस स्कूल है जो सेक्टर 30 में है, इसके अलावा डीपीएस जो 132 में है, मयूर स्कूल हो गया, इसके अलावा जो है स्टेप बाय स्टेप स्कूल हो गया, समर विले हो गया। ये तमाम बड़े स्कूल है, बड़े नाम है जिनके बच्चे चपेट में आ रहे हैं। तो यही चिंता की अब बात है कि अब एक बार ऐसा लग रहा है कि कोरोना अपने पैर बढ़ा रहा है, पैर पसार रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। गाजियाबाद में भी कोरोना की अगर मामलों की बात करें तो तेजी से बढ़ोतरी गाजियाबाद में भी हो रही है। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे के अंदर 20 नए मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 129 पर है। गाजियाबाद में अब तक 26 स्टूडेंट्स हैं कोविड पॉजिटिव। छात्र छात्राएं दोनों इसमें शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रामनवमी जुलूस के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के मामले की, जिसमें अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली के वकील ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का आग्रह किया गया है। मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई करता है? वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील विनीत जिंदल ने भी याचिका दाखिल की है, और इस याचिका में उन्होंने न केवल जहांगीरपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन तमाम जगहों पर जो शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है, उस पथराव की जांच को लेकर एनआईए की जांच की मांग की है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई हैं। देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। तो देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद आज आम जनजीवन सामान्य हो गया। जो रास्ते बंद थे उन्हें खोल दिया गया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहीं पूरे इलाके के जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपने अपने काम से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद अभी भी रखी हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पथराव के बाद आज फिलहाल ये सुबह का दृश्य मैं आपको दिखाऊं। आज फिलहाल आम जनजीवन फिलहाल सामान्य यहाँ पर दिख रहा है। जो रोड बंद थे उस रोड को खोल दिया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपने अपने बिजनेस पर या अपने अपने काम पर जा सकते हैं। कल फिलहाल ये पूरे रोड को ब्लॉक किया गया था, किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज फिलहाल इस पूरे रोड्स को खोल दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर एहतियात के चलते फिलहाल तैनात किए हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनको भी तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस ने ये तैनाती इसलिए की है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन फिलहाल जो तमाम रोड्स ब्लॉक थे उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तमाम देखिए बच्चे जो हैं वो फिलहाल स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य है, और उसी सामान्य स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अब हालात काफी सामान्य हैं। तो विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को तबाह करने के मकसद से बुलडोजर्स के खतरनाक राजनीतिक रूप लेती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मांग की है कि कोर्ट के आदेश के बगैर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो इस पर अपने सहयोगी से और जानकारी लेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं इस खबर को कि किस तरह से योगी सरकार ने बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रखी है। योगी सरकार, हम 2.0 की बात कर रहे हैं और उसी को देखते हुए अब यूपी की सरकार की तर्ज पर आप देख रहे हैं कि और राज्यों में भी बुलडोजर चलना अपराधी माफियाओं के खिलाफ शुरू हो रखा है। लेकिन हम अब जो आपको अपडेट दे रहे हैं उसमें जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, नाराजगी जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना, कोर्ट के आदेश के बिना बुलडोजर कहीं ना चलाया जाए, क्योंकि इनके आरोप हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को तबाह करने की ये साजिश है और इसी मकसद से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू कर दी गई है। जमीयत उलेमाए हिंद की हम बात कर रहे हैं, जो मांग कर रहा है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना हो तब तक बगैर कोर्ट के आदेश के इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुशील पांडे, जमीयत उलेमाए हिंद क्या बोल रहा है? जी देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से फिलहाल जो याचिका इसके अध्यक्ष हैं असरद मदनी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके ये कहा गया है कि जिस तरह इस समय विभिन्न राज्यों में बुलडोजर से तमाम लोगों के घरों को जो गिराया जाता है वो फिलहाल तथाकथित गलत है और इस तरह एक विशेष समुदायों को टारगेट करना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर एक डायरेक्ट हमला है। और ऐसे में आईपीसी के प्रोविजन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी भी आरोपी के मकान को बुलडोजर से गिरा दें बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो इन तमाम याचिका के द्वारा फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे और तमाम राज्य सरकारों को ये आदेश दे कि जब तक कोर्ट आदेश ना दे तब तक किसी भी आरोपी के घर को बुलडोजर से ना गिराया जाए। शायद ऐसा लगता है जमीयत उलेमाए हिंद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होते हुए नहीं देख रहा है जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते। सुशील, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, खबर आपके सामने मथुरा तक की पहुंचा देते हैं, जहां पर 4 दिन पहले लापता हुए बच्चे का शव कुएं में बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पानी में शव को तैरते हुए जब देखा तो इसकी सूचना परिजनों को और पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को पानी से बाहर निकाला, कुएं से बाहर निकलवाया। 14 अप्रैल से ये बच्चा लापता था। परिजनों के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराने की जानकारी मिली है, लेकिन 4 दिन के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और इसको लेकर कल परिजनों ने और ग्रामीणों ने रोड जाम किया, अपनी नाराजगी दिखाई। अब इस बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया है। नितिन गौतम और जानकारी के साथ मौजूद है। नितिन गौतम, क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस ने जिस तरीके से कल जब ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया था, नारेबाजी की थी और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बच्चे की बरामदगी उसकी सकुशल की जाए, उसके बाद से पुलिस ने लगातार जो है प्रयास किए थे, तमाम टीमें लगाई गई थी और उसी का परिणाम है कि ये माना जा रहा है कि बच्चा कल तक सकुशल था, लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो उसके चलते जो हत्यारे हैं उन्होंने बच्चे की हत्या करी और शव को कुएं में डाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही जो जल्द आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया गया है कि जिस तरीके से घटना का अनावरण होगा जल्दी होगा। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने जो है मामले को शांत किया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो शव था उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं कि बच्चे की हत्या किस तरीके से की, क्योंकि इसमें सबसे जो रोचक मामला वो ये है कि जो कुआं था वो गांव से बाहर था और एक किले पर मौजूद था, जहां बड़े आदमियों का भी चढ़ना मुश्किल नहीं था। उस कुएं के अंदर बच्चे का शव मिलना है जो अपने आप में कई संशय पैदा कर रहा है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा। जी ठीक है नितिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। कुल 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बीटा 2 थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी कैब बुक कर
लूट की वारदात को अंजाम देता था। मतलब कि पूरा गैंग जो कि कैब बुक करता और फिर लूट की वारदात को अंजाम देता। कैब लूट करने वाले 2 आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग के 2 अपराधी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि इनके पास से लूटी गई कैब और अवैध हथियार बरामद किया गया है। हमारी चेकिंग लगाई गई तथा अन्य जो टीम्स हैं उनको लगाया गया। जब ये गैंग यहाँ पर आया तो इनको रोका गया। रोकने पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में 2 लोगों को गोली लगी है, शरीर पर गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा अन्य कार्रवाई जारी इसमें है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तमंचे बरामद हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। पहले उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसको थाने में ले गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 दिन पहले व्यापारी से गोली मारकर लूटपाट के मामले में आरोपियों में से एक अपराधी टुंडला की तरफ से आने वाला है और इस सूचना पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर दी। पुलिस पर फायरिंग इन्होंने शुरू की, जवाबी फायरिंग। पुलिस ने जब कार्रवाई की और फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घटना पे तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसओ रामगढ़ को अपने साथ लिया और एसओजी की टीम को बुलाया और एक जगह बेंदी की पुलिया के पास चेकिंग करने लगे। बदमाश जैसे ही सामने से आता दिखाई दिया, इन्होंने उसको पुकारा, रुकने के लिए कहा। बदमाश ने गाड़ी को घुमाया और तेजी से वापस जाने का प्रयास किया, फिसल के गिर गया और इस पार्टी को फायर करने लगा। इस पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ इस पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी है। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर से खबर, पूरे परिवार की संदिग्ध मौत से जुड़ी हुई खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजीपुर में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत हुई है। घर में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पति पत्नी और 2 बच्चे जिनके शव बरामद हुए हैं। पत्नी बच्चों की हत्या की आशंका ये है, साथ ही परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। ये सब जांच का विषय है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का एंगल बीच में आ रहा है और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पहले हत्या कर दी गई और फिर आत्महत्या की गई है। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मनीष, ये पूरा मामला बताइए और पुलिस किस किस एंगल से जांच करने वाली है इस मामले में? कंचन, आपको बता दें, दिल दहलाने वाला ये मामला सादात थाना क्षेत्र के सादात कस्बे का है, जहां पर आज डब्लू सोनकर नामक एक युवक का, उसकी पत्नी का, उसके 2 बच्चों का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर मिला। जिसके बाद पड़ोसियों ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब पहुंची तो वहां पर दोनों बच्चों के शव मिले। फांसी पर लटका हुआ युवक का शव मिला। उसकी पत्नी का शव वहां पर पड़ा हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये परिवार आर्थिक तंगी का शिकार था। आए दिन यहाँ पर झगड़े भी इसके घर में होते रहते थे, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि शायद आर्थिक तंगी के चलते, पारिवारिक कलह के चलते इस बड़ा कदम इस युवक ने उठाया है। अभी तक जो लोगों से बातचीत हुई है, जो आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से हम लोगों ने जानकारी हासिल की है, उससे मालूम चल रहा है कि पहले युवक ने अपने दोनों बच्चों का और पत्नी का गला दबाकर हत्या की। उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने सारे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर एसपी राम बदन सिंह पहुंचे हुए हैं और कई पुलिस अफसर पूरे मामले को काफी। ठीक है मनीष मिश्रा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद खबर, परिवार के 4 लोग की जान जा चुकी है। बरेली से खबर है कि एक बार फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई देखने को मिली है। तो यहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई देखने को मिली है। आरोप है कि थाना बारादरी क्षेत्र के साईं मंदिर में समाजवादी पार्टी नेता अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में दर्शन करने आए 2 श्रद्धालुओं को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। समाजवादी पार्टी के नेता समर्थ मिश्रा की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर के महंत ने गुंडई दिखाने वाले एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 2 बजे मैं मंदिर में बैठा हुआ था, कुछ मेहमान आए हुए थे। अनायास 2 बच्चे हमारे मंदिर में आते हैं और वो यहाँ बैठ जाते हैं। इतने मर पीछे से
सपा के एक नेता हैं समर्थ मित्रा, उनके साथ उनकी गाड़ी में और मोटरसाइकिलों से 1-1.5 दर्जन लोग आते हैं और उन बच्चों को आके मारना शुरू कर देते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं उन्हें बचाने के, हमारे मंदिर के कर्मचारी बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो नहीं मानते, उन बच्चों को खूब मारते हैं। मंदिर के 4 सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना आई हुई है, आप खुद देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने बर्बरता से मारा। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, यदि योगी सरकार में इस तरह से मंदिरों में गुंडागिर्दी की जाएगी तो शायद ये सहन करने योग्य नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। जहांगीरपुरी हिंसा केस का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा की जांच के लिए 10 टीमों का गठन, रात भर ड्रोन से रखी गई नजर। दिल्ली में हुए बवाल पर सियासत तेज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला, अरविंद केजरीवाल ने कहा कानून व्यवस्था केंद्र का मसला। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट, कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, शहर के हॉटस्पॉट चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली से मिली हरी झंडी, जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकती है बीजेपी। हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा में निकाली गई शोभा यात्रा, सेक्टर 45 के काशीराम पार्क से हुई शुरुआत, सेक्टर 34 में हुआ यात्रा का समापन। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूज 18 पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री यात्रा। गौतम बुद्ध नगर में 8 नए थाने बनाने की सरकार को मंजूरी, 3 एक्सप्रेसवे पर 5 थाने सेक्टर्स में और 1 महिला थाना भी बनेगा। रामपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, जनता दरबार में 300 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। सीएम योगी ने गोरक्षपीठ पहुंचकर गायों को चारा भी खिलाया। यूपी में कई और जिलों में जल्द पुलिस कमिश्नरी लागू करने का फैसला, गाजियाबाद प्रयागराज में कमिश्नरी हो सकती है लागू। बीएसपी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 से बोले पूर्व मंत्री नकुल दुबे, कहा मायावती के फैसले का स्वागत, बीजेपी में जाने की बात अफवाह। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का जोरदार स्वागत, योगा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। कोविड पाक के निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी, कई निर्माण कार्यों के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने का आरोप। करण माहरा ने संभाला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, सभी को साथ लेकर चलने की कही बात। देश भर में 24 घंटे में कोरोना केसों में मामूली बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 1150 नए मामले। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी, अब तक करीब 5,21,751 की मौत। नोएडा में कोरोना को लेकर स्कूलों को प्रशासन की एडवाइजरी, सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाने का भी आदेश। नोएडा के बाद अब कानपुर में भी कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 5 नए केस आए सामने। हरिद्वार के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेरठ में पेट्रोल का टैंकर फटने से बड़ा हादसा, वेल्डिंग के दौरान धमाके के साथ टैंकर फटा, इस दौरान ड्राइवर की हुई मौत। प्रयागराज में गेहूं के खेत में लगी आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट से खेत हुआ जलकर खाक। फर्रुखाबाद में 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने करी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसको लेकर देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर, खासतौर पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने देश के मौजूदा सांप्रदायिक तनाव पर 13 राजनीतिक दलों के पत्र के जवाब में ये पत्र लिखा है। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। नड्डा ने यह भी लिखा कि 1984 में राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में दंगों की एक लंबी सूची है। कांग्रेस शासन में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हुए। तो देखिए, ये खुली चिट्ठी नागरिकों के नाम लिखी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा लिखी गई है। कुल 13 राजनीतिक पार्टियों के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी क्या नौबतान पड़ी कि ये खुला पत्र उन्होंने लिखा है देश के नागरिकों के नाम। ये हम अपने सहयोगी से जानेंगे, लेकिन आपको ये खुला पत्र दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के द्वारा लिखी गई नागरिकों के नाम, ये खुली चिट्ठी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन